बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सागरमाला परिक्रमा के 11वें चरण के तहत केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने ओडिशा के पारादीप में मत्स्य पालन हार्बर उन्नयन परियोजना की रखी आधारशिला। कहा कि मछुआरा समुदाय की उन्नति के लिए सरकार है प्रतिबद्ध। कोलकाता में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद का पहला संस्करण संपन्न। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में अंतर्देशीय जलमार्गों को सक्षम करने के लिए 45,000 करोड़ रुपए के निवेश की जताई गई प्रतिबद्धता। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए किए गए निर्धारित। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड टेक 2024 का आयोजन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वर्चुअल रूप से किया प्रीमियम फूड टेक्नोलॉजी शो का शुभारंभ। 10 जनवरी तक शो में 2,500 से अधिक वैश्विक खरीदार और 5,000 से अधिक घरेलू उद्यमी ले रहे हैं भाग। और उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी। मौसम विभाग के अनुसार अभी जारी रहेगी शीतलहर। तमाम राज्यों में कोहरे के चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने ओडिशा की सागरमाला परिक्रमा के 11वें चरण की यात्रा में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने बंदरगाह शहर पारादीप में मत्स्य पालन हार्बर उन्नयन परियोजना की आधारशिला रखी। केंद्रीय मंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार लगातार मछुआरा समुदाय की उन्नति के लिए प्रतिबद्ध है। रुपाला ने मत्स्य पालन क्षेत्र में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में मत्स्य किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका और अमूल्य योगदान को स्वीकार किया, जो भोजन एवं जीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान करने के लिए अथक प्रयास करते रहे हैं। लाभार्थी इन बातों को सुनकर बहुत खुश हुए, क्योंकि वे इस यात्रा के महत्व और प्रभाव से लाभान्वित हो सकते हैं और ये उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। लाभार्थियों ने सक्रिय रूप से एक खुली बातचीत में हिस्सा लिया और बायोफ्लॉक, RAS, कोल्ड स्टोरेज के विकास आदि जैसी प्रौद्योगिकियों के बारे में चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए सरकार मछुआरा समुदाय के अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने के लिए प्रयासरत है। सागर परिक्रमा के इस 11वें चरण में भगवान जगन्नाथ जी की पावन धरती उड़ीसा में आज हमें पारादीप पोर्ट पे आने का सौभाग्य मिला है। पारादीप पोर्ट पर भारत सरकार के शिपिंग डिपार्टमेंट की ओर से और हमारे फिशरीज डिपार्टमेंट की ओर से दोनों के सहयोग से एक यहाँ आधुनिक फिशिंग हार्बर बनाने का योजना मंजूर किया हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशों पे इस देश के पूरे फिशरीज सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का अभियान चल रहा है। इसमें से एक यहाँ 100 करोड़ से अधिक की लागत वाला हार्बर हमने मंजूर किया हुआ था। आज इसका भूमि पूजन करवा दिया है और राज्य सरकार के मंत्री महोदय श्री राणेंद्र प्रसाद स्वयं जी की उपस्थिति में इनको भूमि पूजन कर दिया गया है और अभी इसको और जल्दी से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम शुरू हो गया है। और कोलकाता में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद IWDC का पहला संस्करण देश के अंतर्देशीय जलमार्गों की क्षमता और व्यवहार्यता बढ़ाने के प्रयास में कई पहलों के साथ संपन्न हुआ। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में देश में आर्थिक विकास और वाणिज्य के माध्यम से
अंतर्देशीय जलमार्गों को सक्षम करने के उद्देश्य से देश में नदी क्रूज पर्यटन के विकास के लिए 45,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई। इस अवसर पर अपने संबोधन में सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में प्रभावशाली ढंग से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि नीली अर्थव्यवस्था की विशाल क्षमता को महसूस किया जाना चाहिए। सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अंतर्देशीय जलमार्ग प्रगति की धमनियां हैं और पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रयासों तथा रणनीतिक पहलों के साथ हमारा लक्ष्य अवसरों को भुनाना, अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र में सतत विकास और वृद्धि को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट में इंडस फूड टेक 2024 का आयोजन चल रहा है। दक्षिण एशिया के इस प्रीमियम फूड टेक्नोलॉजी शो का शुभारंभ वर्चुअल रूप से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया। 8 से 10 जनवरी 2024 तक चलने वाले इंडस फूड में 2,500 से अधिक वैश्विक खरीदार और 5,000 से अधिक घरेलू उद्यमी भाग ले रहे हैं। देखते हैं ओपी यादव की ये रिपोर्ट। वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर में इंडस फूड 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इंडस फूड टेक 2024 का यह संस्करण दक्षिण एशिया का प्रीमियम फूड टेक्नोलॉजी शो है। 10 जनवरी 2024 तक चलने वाले इस इंडस फूड का शुभारंभ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्चुअली किया। I will urge all the industry participants of this very important Indus Fair to look at collaboration and cooperation, while of course maintaining the competitive spirit, how we can work together to make India a global food melting pot. इस अवसर पर केंद्र सरकार में वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा कि इंडस फूड एक्सपो के खाद्य उत्पादों से जुड़ी देश विदेशी कंपनियों को एक ही जगह पर बायर सेलर मीट से व्यापार अवसरों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। लगभग $1 बिलियन का इन 3 दिनों के अंदर कारोबार तय किया जाएगा। फूड और फूड रिलेटेड और फूड प्रोसेसिंग के जो एक्सपोर्ट्स हैं जो लगभग $50 बिलियन के हैं, उसको भी हम दुगना करें 2030 तक, जब हमारा $1 ट्रिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा। इंडस फूड में अमूल डेयरी ने भी अपना स्टॉल लगाया। अमूल कियोस्क पर लगे उत्पादों की प्रदर्शनी देखने आए प्रबंध निदेशक जयन एस मेहता ने कहा कि अमूल का विदेशों में कारोबार है। डेयरी उद्योग के लिए यहाँ कनेक्टिविटी के अपार अवसर हैं। अमूल का सालाना टर्नओवर $9 बिलियन यानी कि 72,000 करोड़ रुपए है, जो देश की सबसे बड़ी डेयरी ही नहीं, सिर्फ FMCG या फूड कंपनी भी अमूल लिहाज है। तो हम लोग देश के विश्व के करीबन 50 देशों में इसका हमारे प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट्स करते हैं और हमें उम्मीद है कि और नए कस्टमर्स आएंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा देशों में भारत से बने दूध से बने प्रोडक्ट्स हम निर्यात कर पाएंगे। एक्सपो में मदर डेयरी का भी स्टॉल लगा, जहाँ दुग्ध उत्पादों के अलावा सफल के उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। मदर डेयरी के अधिकारियों ने कहा कि हमारे लिए यह वैश्विक बाजार तक पहुंच का बड़ा प्लेटफार्म है। देखिए, मदर डेयरी एक्सपोर्ट 15-20 साल हो गया कर रहे हैं और इसका जो फल सब्जी का धंधा में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है और ये बहुत फ़ायदेमंद है। इंडिया में और नोएडा में ये जब से शुरू हुआ मदर डेयरी पार्टिसिपेट करता है और हमको बहुत अच्छा खासा ऑर्डर मिलता है और वो ऑर्डर को हम पूर्ति करते हैं। धीरे धीरे यहाँ से एक प्लेटफॉर्म मिलता है ताकि लोग आते हैं और देखते हैं और यहाँ से इंपोर्ट करने के लिए बोलते हैं, हम यहाँ से भेजते हैं। तो जो इंडियंस या जो बाहर के लोग हैं वो मदर डेयरी के प्रोडक्ट दूसरे देशों में भी खा रहे हैं। इंडस फूड एक्सपो में भाग लेने आए विदेशी उद्यमियों ने भी इसे बिजनेस बढ़ाने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण बताया। इंडस फूड, दिस इज गुड अपॉर्चुनिटी टू अस as a buyer, as international buyer. We have found the chance to exchange our knowledge with the Indian market, and I think that we could have a good business with these Indian companies. We want to find the suppliers for like rice, dry fruits and spices. And this is our half day, first time we go around, and we are so impressed. Indus Food is a very big event, and we have a very good organization, and the exhibition is on a very nice. एक्सपो में कृषि और खाद्य उत्पादों की स्टॉल लगा रहे भारतीय उद्यमियों ने भी इसे बिजनेस प्रमोशन के लिए काफी उपयोगी बताया। ये एक बहुत ही बेहतर मंच प्रदान किया गया है और यहाँ पर हर तरीके के उत्पाद, जो खाद्य पदार्थों के उत्पाद भारतीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
पहचान बनाने के लिए बहुत लोग आते हैं, बहुत इंक्वायरी हैं। अब ओवरऑल अगर जो प्लेटफॉर्म बनाया है TPCI ने एज एग्जीबिशन, हमारे लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिव साबित हुआ है। अच्छा क्लाइंट बेस मिल जाता है। इंडस फूड में 2005 से अधिक वैश्विक खरीदार, 5000 से अधिक घरेलू खरीदार और 86 से अधिक रिटेल चेन भाग ले रहे हैं। पहली बार 1050 घरेलू प्रदर्शकों के अतिरिक्त 120 से अधिक विदेशी प्रदर्शक भी आए हैं। एक्सपो के दौरान ज्ञान सत्र, अंतर्राष्ट्रीय ऐप एंड खाद्य से जुड़ी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावनाएं मिलती है। वहीं दूसरी ओर भारतीय खाद्य पदार्थों को वैश्विक बाजार मिलने से किसानों की आमदनी बढ़ने के विकल्प भी खुलते हैं। मेरे सगी कैमरामैन प्रमोद और राजेंद्र के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, ग्रेटर नोएडा। और दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में कड़ाके की ठंड जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में रात में और सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के सिस्सू में तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। तापमान गिरने के बाद झील जम गई है, जो देखने में काफी आकर्षित लग रही है। वहीं जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर भारत तक ठंड का कहर जारी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। तापमान में गिरावट के बाद शहर में शीतलहर जारी है। वहीं तमिलनाडु में बारिश के कहर से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अभी तमिलनाडु को बारिश के कहर से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई है। दक्षिण तमिलनाडु में कई स्थानों पर और उत्तरी तमिलनाडु में भी कुछ स्थानों पर गरज और बिजली गिरने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम, थूथुकुडी, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। और झारखंड के ग्रामीण और शहरी इलाकों में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ रांची जिले के चान्हो पहुंचने पर लोगों ने जोरदार इसका स्वागत किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला पुरुषों के साथ साथ किसान मजदूर भी पहुंचे। रांची जिला के चान्हो प्रखंड के पतरातू पंचायत भवन में विकसित भारत संकल्प यात्रा के पहुंचने पर स्वागत गान के साथ महिलाओं ने इसका स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद सांसद सुदर्शन भगत ने भारत सरकार की योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार गरीबों के उत्थान के लिए नई नई योजनाएं ला रही है, ताकि लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो और लोग मुख्य धारा से जुड़ सके। इस प्रकार के कार्यक्रमों का मैं देख रहा हूँ कि इसका बेहतर लाभ मिल भी रहा है लोगों का। और हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से भिन्न भिन्न पंचायतों में मेरा जो जाना हुआ पूरे लोकसभा क्षेत्र में, मैं इसका सुखद अनुभूति में कर रहा हूँ। कार्यक्रम को प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोरंजन कुमार ने भी संबोधित किया और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की विशेष जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जो लोग अभी तक योजनाओं के लाभ से वंचित हैं, वो शिविरों में जाकर योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। फोकस स्कीम का हुए लाभ का ये एक फीडबैक कार्यक्रम है। कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने बताया कि बड़ी संख्या में ग्रामीण भारत सरकार की इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, जिससे उनके जीवन में बदलाव आया है। महिलाओं ने कहा कि कच्चे मकान में रहकर जीवन यापन अत्यंत कठिन था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अच्छा से बाल बच्चा का पालन पोषण नहीं हो रहा था, अब मोदी घर दिए हैं आवास, तो अच्छा से रह रहे थे। पहले मैं बहुत गरीब थी, NRLM से जुड़े, उसके बाद में हम उनके द्वारा ऋण लिए, अभी ऋण लेके अभी हम दुकान चला रहे हैं। दुकान से बहुत फायदा हो रहा है, इसलिए हम केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और आयुष्मान योजना के लाभार्थियों ने भी अपनी कहानी अपनी जुबानी बताई। जो पैसा 2000 सरकार देती है, हमें बहुत खुशी हो रही है कि सरकार देती है मदद के रूप में, और हमें साल में 6000 पैसा मिलती है। इससे मैं खेती बाड़ी लगाता हूँ। पारिवारिक हम लोग का दिक्कत होती है, जैसे कि बीमार जो ठीक हो जाता है, इसको इलाज के लिए हमारे मोदी सरकार ये जो लाभ दिए हैं, इसके लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ इन दिनों पूरे झारखंड के सभी ब्लॉक एवं पंचायत में घूम रही है, जहां लोगों का अपार जनसमर्थन प्राप्त हो रहा है। चानो प्रखंड से आसिफ के साथ मैं दिवाकर कुमार। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत झारखंड के सिमडेगा जिले के ठेठई टांगर प्रखंड के दुमकी और ताराबोगा पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की, और आइए देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को धान के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। चंपा और लिंगसुगुर मंडी में भाव चढ़े तो फुलपल्ली मंडी में नरमी रही, जबकि अताविरा मंडी में इस दौरान धान के भाव बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। आवक की बात करें तो इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में इनकी आवक सामान्य देखने को मिल रही है। एगमार्कनेट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में धान के भाव इस तरह रहे। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की चंपा मंडी में 6 जनवरी को धान का भाव था 1550 रुपए। 8 जनवरी को इसके भाव में 633 रुपए का भारी उछाल आया और भाव जा पहुंचा 2183 रुपए प्रति क्विंटल पर। कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी में सोना क्वालिटी की धान के सौदे में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 6 जनवरी को इसका भाव रहा 3635 रुपए। 8 जनवरी को इसके सौदे 5 रुपए बढ़कर 3640 रुपए पर हुए। जबकि केरल की पुलपल्ली मंडी में 6 जनवरी को धान का भाव रहा 2350 रुपए। 8 जनवरी को इसके भाव में 30 रुपए की गिरावट आई और भाव 2320 रुपए पर आ गया। हालांकि ओडिशा की अताविरा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहां 6 और 8 जनवरी को धान 2183 रुपए पर बिका। वहीं उत्तर प्रदेश की मंडियों में धान के भाव की बात करें तो सोमवार को अलीगढ़ मंडी में धान का भाव रहा 2700 रुपए। लखनऊ मंडी में भाव रहा 2080 रुपए। लखीमपुर मंडी में धान 2090 रुपए पर बिका, जबकि बदायूं मंडी में इस दौरान सामान्य क्वालिटी की धान के सौदे 2183 रुपए पर हुए। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1355.42 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60.71 लाख टन अधिक है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1294.71 लाख टन रही थी। बता दें कि खरीफ विपणन सीजन 2023-24 के लिए धान की सरकारी खरीद सुचारू रूप से चल रहा है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 161.47 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी जा चुकी है, जिससे लगभग 9.33 लाख किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ 35,571.14 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। वहीं KMS 2023-24 के लिए खरीफ चावल की खरीद 521.27 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जिसमें से 20.76% यानी कि 108.23 लाख मीट्रिक टन पहले ही खरीदा जा चुका है। देश के पंजाब राज्य में ज्यादा खरीफ चावल की खरीद हुई है। यहाँ 66.42 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदा गया है। वहीं हरियाणा से 36.11 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद हुई है, जबकि तमिलनाडु राज्य से इस दौरान 3.26 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदा जा चुका है। कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सीमित बनी हुई है।
भाव की बात करें तो सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान सोयाबीन के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 6 जनवरी को सोयाबीन का भाव था 4,505 रुपए। 8 जनवरी को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,455 रुपए पर आ गया। इसी तरह मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में इस दौरान पीली सोयाबीन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 6 जनवरी को पीली सोयाबीन का भाव रहा 4,400 रुपए। 8 जनवरी को इसके सौदे 1,650 रुपए लुढ़क कर 2,750 रुपए पर हुए। हालांकि राजस्थान की कोटा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सोयाबीन के भाव स्थिर रहे। यहां 6 और 8 जनवरी को सोयाबीन 4,650 रुपए पर बिकी। वहीं राज्य की ही उदयपुर मंडी में सोयाबीन के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहां 6 जनवरी को सोयाबीन का भाव रहा 4,600 रुपए। 8 जनवरी को इसके सौदों में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 4,500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं बात कुल तिलहन की करें तो इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 413.55 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20.38 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379.63 लाख टन रही थी। सोयाबीन की पैदावार पर नजर डालें तो कुल तिलहनी फसलों की उपज में शामिल सोयाबीन की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 149.85 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। बिहार में सरसों के खेत में निराई कर सकते हैं। सरसों के खेत में सिंचाई करते रहें। यहाँ मक्के के खेत में निराई करें। मक्के के खेत में ही जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी गेहूं की बुआई करें। गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। किसान काबुली चने की बुआई करते रहें। काबुली चने के खेत में सिंचाई करें। बिहार में आलू के खेत में निराई कर लें। आलू के खेत में सिंचाई भी करें। इसके अलावा प्याज की बुआई का सही समय है। वहीं के किसान लहसुन के खेत में निराई कर सकते हैं। लहसुन में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में लहसुन में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर लें। झारखंड में प्याज की रोपाई कर लें। किसान गेहूं के खेत में सिंचाई करें। इस समय धान की बुआई करते रहें। धान में कीट लगने का अंदेशा है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का प्रयोग कर लें। यहीं फूल गोभी की खेती के लिए खेत तैयार रखें। साथ ही पत्ता गोभी की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। झारखंड में भिंडी की खेती के लिए भी खेत तैयार करते रहें। वहां आलू के खेत में सिंचाई कर लें। इसके अलावा टमाटर की खेती के लिए खेत तैयार करें। टमाटर के खेत में सिंचाई करते रहें। अभी करेले और कद्दू की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। करेले और कद्दू के खेत में सिंचाई के लिए समय उपयुक्त है। दिल्ली स्थित पूसा संस्थान ने समय और इलाके के हिसाब से गेहूं की अलग अलग किस्में तैयार की हैं। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की HD 3059 पूसा पछेती किस्म की। इसे कई उत्तरी राज्यों और उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में बोया जा सकता है। 1 हेक्टेयर में 42.5 क्विंटल तक की पैदावार देने वाली ये किस्म 121 दिन में पककर तैयार होती है। गेहूं की WR 544 और पूसा गोल्ड किस्में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए उचित है। हालांकि ये 1 हेक्टेयर में सिर्फ 37 क्विंटल तक पैदावार देती है, लेकिन इसमें तापमान सहन करने की क्षमता है। साथ ही जल्द भी पक जाती है। उत्तर पूर्व के मैदानी क्षेत्र के किसान गेहूं की HD 2985, जिसे पूसा बसंत भी कहते हैं, इसकी बुआई कर सकते हैं। इससे 1 हेक्टेयर में 35 से 40 क्विंटल तक की उपज ली जा सकती है।
ये केवल 105 से 110 दिन में फसल तैयार हो जाती है। गेहूं की HW 2045 उत्तर पूर्व के मैदानी इलाकों के लिए तैयार की गई है। इससे प्रति हेक्टेयर 41 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है और ये पकने में 110 से 115 दिन का समय लेती है। इसी तरह HD 2932 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और तमिलनाडु के मैदानी क्षेत्रों के लिए है। 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज वाली गेहूं की ये किस्म भी महज 105 से 110 दिनों में तैयार हो जाती है। गेहूं की HW 5216 दक्षिण के पहाड़ी इलाकों के लिए है। 37 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की उपज ये देती है। HI 1563 पूसा प्राची उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्रों के लिए है। ये 50 क्विंटल तक की पैदावार दे सकती है। HS 490 पूसा बेकर और HS 420 शिवालिक जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए उपयुक्त है। पूसा बेकर 150 दिन में, जबकि पूसा शिवालिक गेहूं की वो किस्म है जो 149 दिन में पकती है। HD 2833 पूसा तृप्ति, ये किस्म 1 हेक्टेयर में करीब 39 क्विंटल तक की उपज दे सकती है। HD 3090 पूसा मूल्य गेहूं की उन्नत किस्में हैं। ये 101 दिन में पक जाती हैं। ब्रेड और चपाती के लिए गेहूं की ये अच्छी किस्म मानी जाती हैं। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अपना नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति जोस रामोस हार्टो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और सांस्कृतिक संबंधों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के डिकिन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लैन मार्टिन से मुलाकात की। गांधीनगर में हुई इस मुलाकात में कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। दिग्गज वैश्विक कंपनियों के प्रमुखों ने भी गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। माइक्रोन टेक्नोलॉजी के CEO संजय मेहरोत्रा ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 10 जनवरी तक ब्रिटेन की यात्रा पर हैं। राजनाथ सिंह की ब्रिटेन की ये यात्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि 22 वर्षों बाद किसी भारतीय रक्षा मंत्री की ये पहली ब्रिटेन यात्रा है। भारत में इजरायली दूतावास ने लक्षद्वीप पर एक बयान देते हुए कहा है कि भारत सरकार के अनुरोध पर पिछले साल लक्षद्वीप की यात्रा पर गए थे ताकि वहां पर समुद्र के खारे पानी को साफ करके उसे पीने लायक बनाया जा सके। आंध्र प्रदेश में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की टीम राज्य के दौरे पर है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भारत को एक बार फिर से कामयाबी हासिल हुई है। भारत पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करने जा रहा है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच कर्तव्य पथ पर जवानों की गणतंत्र दिवस परेड रिहर्सल जारी है। 26 जनवरी को होने वाली परेड के लिए अलग अलग सेनाओं के जवानों ने परेड रिहर्सल की। घने कोहरे की मार से देश भर में ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। सुबह के समय विजिबिलिटी ना के बराबर है। अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति के लिए प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर है। आगरा के जलेसर कस्बे में बना घंटा भगवान राम के मंदिर की शोभा बढ़ाएगा। और भारतीय स्टेट बैंक की वित्तीय वर्ष 2013-14 और 21-22 के बीच की अवधि की एक आर्थिक शोध रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में व्यक्तिगत आय असमानता में कमी आई है। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।